पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे भारत के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है, वो 13 दिसंबर 2001 की सुबह हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष और सरकार के बीच कारगिल कॉफिन स्कैम के मुद्दे पे बहुत ज्यादा बहस चल रही थी। एक तरफ पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर्स कुछ सनसनी खबर मिलने के तलाश में बैठे थे और वहीं दूसरी ओर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ठंड के मौसम में अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। इसी दौरान सदन में नारेबाजी और हंगामा इतना बढ़ गया कि 11 बजे स्पीकर्स को दोनों सदनों की कार्रवाई 1 घंटे के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी, जिसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास की तरफ चले गए और कुछ मंत्री और सांसद भी बाहर निकलने लगे, जबकि 200 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स अभी भी पार्लियामेंट में बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था। फिर 11:40 को एक लाल बत्ती वाली सफेद एम्बेसडर कार सिक्योरिटी को पास करके पार्लियामेंट के परिसर में दाखिल होती है। पहली नजर में ये एक वीआईपी गाड़ी लगती है, लेकिन कुछ ही पल बाद इस गाड़ी से निकलते हैं 5 हथियारबंद आतंकवादी, जिनके पास थी AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और मौत का सोचा समझा प्लान। इसके बाद गोलीबारी की ऐसी गूंज शुरू हुई जिसने पूरे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को हिला के रख दिया। उस वक्त वहां पे मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम हमारे लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, वो आज आतंक का मैदान बनने वाला है। लेकिन आखिर ये 5 आतंकवादी कौन थे, उन्हें किसने भेजा था, उनका मकसद क्या था और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो अंदर कैसे घुसे? तो चलिए इस इतिहास के काले पन्ने को शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है फरवरी 1997 में, जब मोहम्मद अफजल गुरु नाम का एक लड़का कश्मीर के सपोर और श्रीनगर में कमीशन बेसिस पर मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करता था। फिर ऐसे ही वो एक दिन इक्विपमेंट्स डिलीवर करने के लिए कश्मीर के लाल चौक में जाता है और वही उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम था तारिक अहमद। शुरुआत में इन दोनों के बीच कश्मीर के हालत को लेकर लगभग 40 से 45 मिनट तक बातचीत हुई। ये बातचीत इतनी गहरी थी कि पहली मुलाकात में वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और आगे बढ़कर उनका मिलना जुलना भी काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर जब तारिक को लगा कि उनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है, तब वो अफजल गुरु को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो असल में पाकिस्तान का रहने वाला है और JEM मतलब जैश ए मोहम्मद का मेंबर है। बेसिकली जैश ए मोहम्मद एक पाकिस्तानी जिहादियों का ग्रुप है जिनका मेन पर्पस है कश्मीर को भारत से तोड़कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। तो तारिक अहमद अफजल गुरु के साथ बात करके उससे जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगा और कुछ ही वक्त में अफजल गुरु इस चीज के लिए रेडी भी हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अफजल गुरु की हिस्ट्री कोई क्लीन थी। दरअसल 1989 में वो JKLF मतलब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मेंबर रह चुका था, जो कि एक कश्मीर बेस्ड आतंकवादी संगठन थी जिनका मेन पर्पस था कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाना। अब 1989 के दौरान कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेजी से चल रही थी और ये अफजल गुरु कश्मीर का ही रहने वाला था। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर और पैसे की जरूरत की वजह से उसने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी और इसी बीच वो 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद भी गया था। लेकिन जब वो ट्रेनिंग लेके वापस आया तब उसके कई सारे साथियों को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया, जिसके वजह से अफजल गुरु के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और उसे दिल्ली भेज देते हैं, जहाँ पे वो मुखर्जी नगर में अपने कजिन शौकत हुसैन गुरु के साथ रहने लगा। वहाँ पे वो लगभग 3-4 साल तक रहा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। फिर 1993 में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में एक मुहिम चालू की थी कि जो भी यंग कश्मीरी भारत के खिलाफ मिलिटेंट बन चुका है वो आके सरेंडर करे और एक नई लाइफ शुरू करे। यहाँ पे नई लाइफ का मतलब था कि उन्हें एक आम इंसान की तरह रहने का राइट मिलने वाला था। तो इसके वजह से अफजल गुरु अपने पेरेंट्स के कहने पर सरेंडर कर देता है और अपने साथ जो भी AK-47 प्लस गोलियां लाई थी उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेस में जमा कर देता है। और इसके बाद उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की और कमीशन बेसिस पर मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स बेचने लगा। तो यही हिस्ट्री देखकर तारिक अहमद ने उसे जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया था। फिर इसके बाद 2001 में वो उसे कश्मीर के पहलगाम इलाके में लेके जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है जैश ए मोहम्मद का सुप्रीम लीडर गाजी बाबा के साथ। यहाँ पे गाजी बाबा अफजल गुरु को कहता है कि हमारे ऊपर ISI, मौलाना मसूद अजहर और लश्कर तैयबा का बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो हमारे जरिए दिल्ली में फिदाइन मतलब सुसाइड अटैक करना चाहते हैं, तो हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें इसमें खुद कुछ नहीं करना है, बस दिल्ली में ऐसी जगह का इंतजाम करना है
जहाँ पे हमारे भेजे हुए 5 आदमी प्लस हथियार सेफ रहे। अगर तुमने ये काम ठीक से कर लिया तो तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हें पाकिस्तान में सेटल भी करवा देंगे। ये सब सुन के अफजल गुरु फिसल जाता है और इस मकसद के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो सबसे पहले मोहम्मद नाम के एक आदमी को दिल्ली लेके आता है, जो कि इस अटैक को लीड करने वाला था। यहाँ पे आते वक्त उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं थे, बस एक लैपटॉप था। दिल्ली आते ही अफजल ने अपने कजिन शौकत को सब प्लान बता दिया और उसको भी इस मकसद में शामिल कर लिया। और फिर ये दोनों मोहम्मद के रहने के लिए मुखर्जी नगर में एक रूम ले लेते हैं। जिसके बाद अफजल गुरु एक के बाद एक कश्मीर ट्रिप मारकर दो फिदैन को दिल्ली लेके आता है और उनका भी रहने का इंतजाम करता है। ये बाकी 4 लोगों के नाम थे हमजा, हैदर, राना और रणविजय। इनमें से जो 2 लोग आखिरी में दिल्ली पहुंचे वो अपने साथ हथियार भी लाए थे। इनके पास 4 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्तौल्स, 12 मैगजीन्स, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 ग्रेनेड्स, 2 डेटोनेटर के पैकेट्स और 2 वायरलेस फोन थे। ये 5 फिदाइन दिल्ली पहुंचने के बाद उनके अटैक की प्लानिंग शुरू हो गई। इस प्लानिंग में ये 5 लोग अफजल गुरु, शौकत और गिलानी नाम का एक और आदमी भी शामिल था। बेसिकली गिलानी अफजल और शौकत के कॉलेज का दोस्त था, जिसको भी उन्होंने इस प्लान में शामिल कर लिया था। शुरुआत में उन्हें फोन्स और कुछ सिम कार्ड्स की जरूरत थी, तो अफजल गुरु दिल्ली के लोकल शॉप्स में गया और अपने साथ 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड लेके आ गया। यहाँ पे सबसे पहले उनके पास अटैक के लिए 4 से 5 ऑप्शंस थे, जैसे कि दिल्ली असेंबली, यूके एम्बसी, यूएस एम्बसी, पार्लियामेंट या फिर एयरपोर्ट्स। और इन सब जगह को समझने के लिए वो वहाँ की रेकी भी करके आए थे। लेकिन गाजी बाबा ने उन्हें सैटेलाइट फोन पे ऑर्डर दिया कि तुम्हें पार्लियामेंट पे ही अटैक करना है। तो इस पार्लियामेंट का डिसाइड होते ही उन्होंने एक्सप्लोजिव्स बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें कुछ सब्सटेंसेस लाइक अमोनियम नाइट्रेट और मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत पड़ने वाली थी। बेसिकली जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो मोहम्मद और अफजल गुरु मार्केट गए और वो लेके आ गए। फिर इसके बाद उन्हें इस अटैक के लिए एक एम्बेसडर गाड़ी की जरूरत थी, तो उसके लिए अफजल और मोहम्मद करोल बाग चले गए और वहां पे 1,10,000 रुपए देकर लकी मोटर से एक पुरानी व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार खरीद ली, जिसका नंबर था DL3 CJ1527। और इस गाड़ी पर लगाने के लिए उन्होंने एक लाल बत्ती भी खरीद ली। अब यहाँ पे मोहम्मद जो था वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और दिल्ली आते वक्त उसने एक लैपटॉप भी साथ लाया था। तो इस अटैक के एक दिन पहले उसने गाड़ी पर लगाने के लिए होम मिनिस्टर का एक नकली स्टिकर बनाया, जो कि हूबहू रियल की तरह दिखे। अब ये सब सुन के आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये लोग इस गाड़ी को एक हाई रैंकिंग पर्सन की गाड़ी दिखाकर पार्लियामेंट के अंदर घुसाना चाहते थे। फिर जब इनके अटैक की तैयारी पूरी हुई, तब ये 5 आतंकवादी 12 दिसंबर 2001 की रात को अफजल, शौकत और गिलानी को इस काम में अपना रोल निभाने के लिए 10 लाख रुपए कैश देते हैं और साथ ही मोहम्मद अफजल को लैपटॉप हैंडओवर करता है, जिसे गाजी बाबा को वापस देना था। इसके बाद 13 दिसंबर की सुबह 10 बजे ये आतंकवादी एम्बेसडर कार में बैठकर पार्लियामेंट के लिए रवाना हुए। अटैक के कुछ वक्त पहले मोहम्मद ने अफजल गुरु को बार बार कॉल करके टीवी देखने के लिए कहा था, जिससे पार्लियामेंट में वीवीआईपी कहाँ बैठे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन उस वक्त अफजल गुरु आजादपुर मार्केट में था, जहाँ पे लाइट ही चली गई थी, तो वो उनकी हेल्प नहीं कर पाया। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला होने की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन अभी भी वहां पे 200 से ज्यादा पॉलिटिशियंस मौजूद थे, जिसमें कुछ बड़े मिनिस्टर भी शामिल थे, जैसे कि होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, डिफेंस मिनिस्टर हरिन पाठक या फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सुषमा स्वराज। अब हमारी उस वक्त की पार्लियामेंट बिल्डिंग सर्कुलर शेप में थी, जिसमें एंटर करने के लिए 12 बड़े दरवाजे थे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अराउंड एक सर्कुलर रोड थी, जिसमें एंटर करने के लिए 7 आयरन गेट सर्कुलर शेप में लगाए थे। तो सुबह के लगभग 11:30 को ये 5 आतंकवादी होम मिनिस्टर का स्टिकर और लाल बत्ती की मदद से गेट नंबर 2 के सिक्योरिटी को चकमा देते हैं और पार्लियामेंट के सर्कुलर रोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे उनका प्लान था कि वो चुपके से इस गाड़ी को एक जगह पे पार्क करेंगे और उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिससे सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरफ भागेगी और इसका फायदा उठाकर ये 5 पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बंदी बना लेंगे और फिर इसके बाद नेगोशिएशंस की जाएगी। लेकिन सर्कुलर रोड पे एंटर करते ही वो गाड़ी को बहुत तेज और आड़ा टेढ़ा भगाने लगी, जिसे देखकर वहां पे मौजूद कांस्टेबल कमलेश कुमारी को उनपे शक हो गया। तो उन्होंने तुरंत ही वॉच एंड वार्ड स्टाफ मेंबर जेपी यादव को कांटेक्ट किया और कार को रोकने के लिए कहा।
लेकिन जेपी यादव के रोकने के बाद भी वो वहां पर रुके नहीं, जिसे देखकर कमलेश कुमारी और जेपी यादव उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। उस वक्त गेट नंबर 11 के सामने हमारे वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय खड़ा था, जो कि उनके आने का वेट कर रहा था। सो ये कॉन्वॉय की वजह से इन आतंकवादियों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो जब उन्होंने रिवर्स लेने की कोशिश की, तब हड़बड़ी में उनकी गाड़ी कॉन्वॉय के गाड़ी से टकरा गई। अब इस टकराव की वजह से अच्छी बात यह हुई कि उनके गाड़ी में जो बॉम्ब थे, उनके डेटोनेटर्स की वायर निकल गई और उनका फटना फेल हो गया। इस टकराव के कारण वहां पे मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे देखकर उन टेररिस्ट को लगा कि अब उनका भांडा फूटने वाला है। तो वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर आ गए और अपने AK-47 से चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उस वक्त वहां पे देशराज नाम के एक माली पेड़ों की कटाई कर रहे थे, तो वो इसमें सबसे पहले मारे गए। इस फायरिंग को देखकर जेपी यादव ने तुरंत ही अपनी वॉकी टॉकी खोली और अलार्म रेस कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वो और कमलेश कुमारी दोनों शहीद हो गए। जेपी यादव का अलार्म सुनते ही वहां पे मौजूद सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब CRPF, दिल्ली पुलिस, ITBP और पार्लियामेंट सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पोजीशन ली और रिटर्न फायर करने लगे। उस वक्त सिक्योरिटी असिस्टेंट MS नेगी को भी गोली लगी थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके गेट नंबर 11 तक गए और सिक्योरिटी अलार्म प्रेस कर दिया, जिसके वजह से पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद हो गए। इसके बाद ये आतंकवादी गेट नंबर 5 तक भागे, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर का आना जाना होता था, लेकिन वहां का दरवाजा पहले से बंद देख वो बौखला गए और 3 और 2 के ग्रुप में बंटकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन गेट नंबर 8 के पास छुपे सिर्फ 21 साल के कांस्टेबल संतोष कुमार ने उन पर गोलियां चलाई और 2 आतंकियों को तुरंत मार दिया। ये सब देखकर तीसरे आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गन रिलोड करके उसको भी निपटा दिया। इसके बाद चौथे टेररिस्ट ने दूरदर्शन की केबल पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने उसे गोली मारी और वो नीचे गिर गया। गोली लगने के बाद भी वो फिर से उठा और हमारे जवानों की तरफ बॉम्ब फेंक के गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही उसे गोली मारकर मार दिया गया। ये सब देख के 5वें टेररिस्ट को अब पता चल गया था कि उनका मिशन अब फेल हो चुका है, तो वो गुस्से में गेट नंबर 1 की तरफ भागा और मेन एंट्रेंस पे ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने के लिए पाकिस्तान के नारे लगाकर उसने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया। ये बॉम्ब ब्लास्ट होते ही 5 टेररिस्ट अब खत्म हो चुके थे, लेकिन पार्लियामेंट के परिसर में अभी भी डर का माहौल था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में कितने टेररिस्ट ने हमला किया है। फिर जब बहुत टाइम हुआ तब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी और पार्लियामेंट के कोने कोने की चेकिंग की। फिर जब लगा कि सब कुछ सेफ है, तब सारे लीडर्स सेफली बाहर आ गए और फाइनली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन आतंकियों का प्लान फेल कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2 दिनों में ही अफजल गुरु श्रीनगर में पकड़ा जाता है और फिर लगभग 12 साल बाद 2013 में उसे फांसी दी गई। इस केस में शौकत और गिलानी भी पकड़े जाते हैं, जहां पे शौकत को 10 साल जेल की सजा हुई, लेकिन एविडेंस कम होने की वजह से गिलानी को छोड़ दिया गया। इसी दौरान 30 अगस्त 2003 को हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर में एक ऑपरेशन किया था, जिसमें गाजी बाबा मारा गया। हालांकि दुख की बात यह थी कि इस पार्लियामेंट अटैक में हमारे 6 दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और 1 CRPF जवान शहीद हुए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह अटैक फेल करके दिखाया, लेकिन इतना बड़ा हमला वो भी पार्लियामेंट जैसे जगह पे होने की वजह से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी की क्षमता पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना और पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।